आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग क्या होता है, इसको हम केस स्टडीज के हेल्प से समझेंगे। आज की वीडियो में हम कुछ केस स्टडीज को भी समझने वाले हैं। कुछ यानी कि 2 केस स्टडी हम देखेंगे, ओरेकल का और सीमेंस का 2 केस स्टडी देखने वाले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन B2B एंड B2C, हर्डल्स ऑफ B2B हो गया, सॉल्यूशंस हमारे B2B के, किस तरीके से B2B में हमें परफॉर्मेंस अच्छी देनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए B2B में, B2C क्या होता है, थोड़ा बहुत B2C के बारे में देखेंगे। मेन फोकस हम B2B में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग का मतलब ही B2B होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें करेंगे। रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पे यूज किया था मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि फिलिप कोटलर की बुक है। इससे हमने कुछ रेफरेंस और एग्जांपल्स उठाए हैं, जिसकी हेल्प से आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो खासकर MBA और BBA के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका MBA में भी और BBA में भी, B2B एंड B2C ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग। तो आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसे अच्छे से समझिएगा। और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके बोल सकते हैं। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अनुराग गुप्ता। माय नेम इज अनुराग गुप्ता एंड यू आर वाचिंग कोचिंग साइट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग, यानी सबसे पहले हम ये समझते हैं इसकी बेसिक मीनिंग क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग की। तो सबसे पहले मैं देखिए जो रिटन डेफिनेशन है वो पढ़ देता हूँ एक बार। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग एज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय विच फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश द नीड for purchased product and services and identify, evaluate, choose among alternative brands and suppliers। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग क्या है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। समझिएगा बात को, थोड़ा सा मैं इसे डिटेल में भी बताऊंगा। अभी डेफिनेशन को थोड़ा सा आपको मैं समझा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग एज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग क्या है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। आपको यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि ये क्या है, एक प्रोसेस है। क्या ये प्रोसेस है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर दिया और बंद कर दिया। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि जब से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है और जब तक चलती है, पूरे लाइफ स्पैन तक ये ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग की प्रोसेस चलती रहती है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि इट्स अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्या ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। यहाँ पे डिसीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। जो हायर मैनेजमेंट होते हैं उनके डिसीजन का पूरा रोल होता है ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में। तो ये एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, बाय विच फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जो एक फॉर्मल वे पे काम कर रही होती है। ऐसा नहीं कि इनफॉर्मल तरीके से काम करे। फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो फॉर्मल तरीके से काम करती हैं, वो एक इस्टेब्लिश करती हैं नीड अपनी। क्या करती हैं, अपनी नीड को इस्टेब्लिश करती हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने में, इवेल्युएट करने के लिए, और अलग अलग ब्रांड्स और सप्लायर्स से उस चीज को लेने के लिए सिलेक्शन का एक अल्टरनेटिव होता है। यानी कि अब मैं बेसिकली अगर सिंपल वे पे बताऊं तो जब एक बिजनेस अपने ही बिजनेस के लिए कोई रॉ मटेरियल किसी दूसरे बिजनेस से खरीद रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में कस्टमर का कोई भी रोल नहीं होता है। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे कस्टमर का कोई भी रोल नहीं होता है। यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक दूसरे से प्रोडक्ट खरीदती हैं, इन द सेंस कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रॉ मटेरियल पे काम कर रही होती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उससे थोड़ा ऊपर वाले लेवल पे काम कर रही होती है। यानी कि एक प्राइमरी सेक्टर होता है और एक सेकेंडरी सेक्टर होता है। तो जब सेकेंडरी सेक्टर वाला प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्ट खरीद रहा है, हालांकि यहाँ दोनों ही सेक्टर्स पे यानी दोनों ही बिजनेसमैन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बोलते हैं। जैसे कि मोबाइल कंपनी वाले सारे प्रोडक्ट खुद नहीं बनाते, स्क्रीन वो कहीं और से लेते हैं, कैमरा कहीं और से मंगाते हैं, स्पीकर्स कहीं और से मंगाते हैं, फिर मोबाइल असेंबल करके उसे सेल आउट करते हैं। तो अल्टीमेटली जब मोबाइल बनाने वाली कंपनी ने, मान लीजिए आईफोन ने, अपने कुछ प्रोडक्ट बाहर से मान लीजिए कुछ हार्डवेयर मंगवाए, कुछ सोनी से मान लीजिए स्पीकर लिए आपने, स्क्रीन कहीं और से मान लीजिए ली, तो क्या किया, कंपनी ने कंपनी से ही प्रोडक्ट खरीदा ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग इसी को बोलते हैं। अरे बात समझ में, ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग क्या होती है। अब इसे थोड़ा सा डिटेल में जब आगे देखेंगे तो और क्लियर होती चली जाएंगी चीजें। अब समझते हैं हम बिजनेस मार्केट वर्सेस कंज्यूमर मार्केट को। अभी बिजनेस मार्केट क्या है और कंज्यूमर मार्केट क्या है ये भी समझना है हमें। सो बिजनेस मार्केट मीन्स B2B, कंज्यूमर मार्केट मीन्स B2C। अब थोड़ा सा इसे डिटेल में समझ लेते हैं, B2B और B2C क्या होता है, फिर आगे हम और डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले हम बिजनेस मार्केट को डिस्कस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं B2B। अब देखिए B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। इसका मतलब क्या हो गया, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसे B2B बोलते हैं, जो अभी मैंने बताया। इसी को तो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग भी बोलते हैं ना, कि जो एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस से खरीदा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए लेश कंपनी ने फार्मर से आलू खरीदा, फार्मर भी बिजनेसमैन ही हो गया क्योंकि वो आलू बेच रहा है। लेज वाला भी बिजनेसमैन ही हो गया क्योंकि उसको आलू खाने थोड़ी है, उसे तो चिप्स बना के फिर मार्केट में बेचनी है। तो एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन से प्रोडक्ट खरीदा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस मार्केट यानी B2B बोलते हैं। अब बात करते हैं हम B2C क्या होता है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। समझ में आ रही बात, बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि यहाँ पे एक बिजनेसमैन होता है और दूसरा कंज्यूमर होता है। तो जब कंज्यूमर डायरेक्ट बिजनेसमैन से प्रोडक्ट खरीदता है अपने कंजप्शन के लिए, आ रही बात समझ में, जब कंज्यूमर बिजनेस से प्रोडक्ट खरीदता है अपने कंजप्शन के लिए तो उसको हम बोलते हैं B2C। जैसे कि मान लीजिए हमने रिटेल की शॉप में गए और वहां से लेज का पैकेट खरीदा, तो अभी जो लेज का पैकेट खरीदा ये हम कहीं बेचने वाले नहीं है, ये जाएंगे खोलेंगे और खाएंगे। तो ये क्या किया हमने, सेल्फ कंजप्शन के लिए ये प्रोडक्ट लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, B2C यानी कंज्यूमर मार्केट बोलते हैं। आई होप क्लियर होगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें। और आगे अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो देंगे। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे बिजनेस मार्केट और ट्रस्ट। अब देखिए इसको कैसे लिंक किया हुआ है कि B2B क्या है, B2B पूरा ट्रस्ट पे काम करता है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से एक बार जुड़ गया तो क्यों जुड़ेगा, वो ट्रस्ट पे जुड़ेगा, क्योंकि बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बार बार नए सप्लायर्स को ढूंढता रहे कि हम इससे लेनी है सप्लाई, इससे लेनी सप्लाई, इससे लेनी है। पहली बार ही जब वो सप्लायर ढूंढता है ना तो सारी रिसर्च उस टाइम पे कर लेता है। कोई भी बिजनेसमैन पहली बार ही जब यानी फर्स्ट अटेम्प्ट करेगा अपने सप्लायर्स को, यार मुझे मान लो चिप्स बनाना है या मुझे कोल्ड ड्रिंक बनाना है, तो मुझे जो रॉ मटेरियल चाहिए मैं किससे लूँ, तो पहली बार ही जब वो लेगा तो उस टाइम पे उसे मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद एक ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, और ट्रस्ट बिल्डिंग होगी तभी B2B सक्सेस होगा। अगर B2B हमें सक्सेस बनाना है तो ट्रस्ट बिल्डिंग जरूरी है, बिना ट्रस्ट बिल्डिंग के आपका B2B काम नहीं कर सकता है। तो बात समझ में आ रही है, यहाँ पे B2B और ट्रस्ट एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। बिना ट्रस्ट के B2B पे आप काम नहीं कर सकते हो बिजनेस टू बिजनेस में, यानी ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग जो है वो ट्रस्ट के बिना अधूरी है। ट्रस्ट एक होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग भी काम करेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करने वाली है। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन में मैं दे देता हूं B2B का। द बिजनेस मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस that acquire goods and services used in the production of other products or services that are sold, rented or supplied to others। यहाँ पे याद रखिएगा गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात की जा रही है, यानी कि ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट, सर्विसेज भी हम क्या करते हैं B2B में यूज करते हैं। आप समझिए किस तरीके से, आप बोलेंगे आप कि सर्विस किस तरीके से, तो आप समझिए सिंपल तरीके से, क्या करो कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी मीटिंग्स भी होती हैं, सेमिनार्स भी होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी अपने एम्प्लॉयज को फॉरेन ट्रिप पे भी लेके जाती है ना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, किसी मीटिंग या सेमिनार के लिए होटल हायर करती है या फ्लाइट बुक करती है किसी मीटिंग या सेमिनार के लिए बल्क में, तो क्या कर रही है, कंपनी अपने पर्सनल यूज के लिए तो कर नहीं रही है ना बुक, वो क्या कर रही है, अपनी कंपनी के लिए कर रही है, ताकि अल्टीमेटली सबका पैसा कहां से वसूला जाता है, कंज्यूमर से, है ना। बात समझ में आ रही है ना, अल्टीमेटली पूरा पैसा आखिरी में वसूला जाता है कस्टमर से, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर उसे यूज नहीं कर रहा है। अगर मैं लेज चिप्स खरीद रहा हूँ तो क्या लग रहा है, लेज ने जो सेमिनार किया होगा होटल में, तो क्या उस होटल में मैं गया, नहीं, उस होटल में मैं नहीं गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैं इनडायरेक्टली उस होटल का भी पैसा दे रहा हूँ जब वो 5 रुपए का पैकेट खरीद रहा हूँ चिप्स का। तो ये यहाँ पे भी सर्विस जो कंपनी ने ली, लेज कंपनी ने जो सर्विस ली, ये तो ये कहाँ आ गई, B2B में आ गई, है ना, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस, ये एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन से सर्विस एक्वायर कर ली अपने बिजनेस के लिए, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होंगी ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं B2B के। जैसे देखिए सबसे पहले अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल का, तो एरोस्पेस। अब एरोस्पेस क्या है, एरोस्पेस का मतलब हो गया जितने भी ये पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन में थोड़ा बहुत, ये पार्ट्स जो है वो एरोस्पेस के हैं। हालांकि ये पिक्चर थोड़ा सा उल्टी लग गई, सारे नाम उल्टे दिख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। एरोस्पेस का मतलब जितने भी एविएशन से रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, हवाई जहाज हो गया, अब इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं हम खरीदते हैं, एयरक्राफ्ट में फिट करते हैं, फिर एयरक्राफ्ट कस्टमर के लिए अवेलेबल करवाते हैं। तो वहां पे क्या होगी, वहां पे बात ये हो गई कि वहां पे B2B बाइंग होगी। यहाँ पे भी एयरक्राफ्ट के सारे सामान भी किसी न किसी से लिए ना। एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी जैसे एयर इंडिया है, तो एयर इंडिया ने
खुद ही तो प्लेन बनाया नहीं है, उसने अलग अलग पार्ट दूसरी दूसरी कंपनी से खरीदे, उसके बाद किसी कंपनी ने उस एयरक्राफ्ट को बनाया, फिर एयर इंडिया ने उसे खरीदा और कस्टमर के लिए वापस से दिया। तो जितनी भी बीच की प्रोसेस हो गई वो क्या हो गई, ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग, यानी कि B2B के अंदर ही हो रही है। अब मैं बात करता हूं सेकंड, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर भी ऐसे ही है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया ही आपको आलू का, तो इसी तरीके से जितने भी प्रोडक्ट आज हम खरीद रहे हैं, देखा होगा आपने शर्ट्स भी जो हम पहन रहे हैं, कॉटन कहाँ से आ रहा है, आज कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं, अगर हम इसके अलावा पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, आज इतनी सारी चीजें खा रहे हैं, क्या लगता है ये डायरेक्ट बन रहे? नहीं, ये किसी ने खरीदा, उसके बाद उसे प्रोसेस किया, फिर हमें सर्व किया। तो यहाँ पे भी B2B बाइंग होगी ना, एग्रीकल्चर पे भी। बैंकिंग सेक्टर भी ऐसे ही है, बैंकिंग सेक्टर भी B2B में ही काम कर रहा है। हमने पैसा जमा किया, बैंक ने उस पैसे को क्या किया, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उस कंपनी ने बैंक को क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, और बैंक ने उस इंटरेस्ट को काट के हमें दिया। तो बेसिकली बैंकिंग भी जो है थर्ड पार्टी की तरह ही काम करती है। उसके बाद केमिकल इंडस्ट्रीज भी ऐसी है, कभी हम घर में डायरेक्ट केमिकल ला के यूज करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ये केमिकल कहाँ पे होते हैं? रिसर्च सेंटर्स भी यूज होते हैं, जिनकी वजह से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। तो जो केमिकल खरीदती हैं रिसर्च वाली कंपनियां, तो डायरेक्ट अपने इसके लिए तो खरीदती नहीं ना, वो तो कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगी, फिर हमारे लिए अवेलेबल होंगी चीजें। तो वो भी आ गया हमारा B2B में। कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज भी इसी तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन यानी कि जो आज बड़ी बड़ी फेसबुक वगैरह जितने भी एडवर्टीजमेंट हो रही हैं, ये कम्युनिकेशन इंडस्ट्री तो है, तो इनडायरेक्टली हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, डायरेक्ट तो हम इन्फ्लुएंस हो नहीं रहे उससे, तो ये भी B2B के अंदर आएगा। कंप्यूटर्स भी हम पर्सनल यूज के लिए बहुत कम लेते हैं, कंपनियों में ज्यादा यूज होते हैं कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स को बोल सकते हैं B2B में आएगा। डिफेंस सिस्टम, देश की रक्षा करने के लिए, अल्टीमेटली है हमारे लिए है वो डिफेंस भी, हमारी रक्षा हो, लेकिन देश की रक्षा के लिए गवर्नमेंट ने खरीदा किसी दूसरे देश से या बनवाया, कुछ भी किया, तो B2B में ही आएगा ये। डिस्ट्रीब्यूशन, जो लॉजिस्टिक्स वगैरह होते हैं, जो आज आप अमेजोन से ऑर्डर कर देते हो ना चीजें, तो ये लॉजिस्टिक बीच में जो काम कर रहा है, क्या लॉजिस्टिक हम मंगा रहे हैं? नहीं, लेकिन लॉजिस्टिक यूज हुआ ना वहां पे, तो B2B है। यानी कि अमेजोन ने हायर किया ट्रांसपोर्टेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, और हम तक वो प्रोडक्ट पहुंचाया, तो ये भी B2B है। एनर्जी में भी देखिए, आज की डेट में एनर्जी यानी कि आपका विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, एनर्जी कलेक्ट करके हमारे घर तक पहुंचाते हैं। फाइनेंशियल सर्विस हो गया, फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ये डायरेक्ट हम यूज नहीं करते हैं, ये इनडायरेक्टली हम यूज करते हैं। फिश डायरेक्ट समुद्र से निकाल के थोड़ी खा जाते हैं, वो समुद्र से निकालते हैं, मछुआरे पकड़ते हैं, फिर उसे ट्रांसफर करते हैं, अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में पहुंचती है वो। उसके बाद क्या होता है, वहां से फिर वो कंज्यूमर उसे खरीदेगा, फिर पकाएगा, फिर खाएगा। फॉरेस्ट्री में भी ऐसा ही है कि लकड़ी तो हम डायरेक्ट यूज नहीं करते ना, लकड़ियों को भी यहाँ पे टिम्बर मार्ट्स जो होते हैं वहां पे ले जाया जाता है, उससे प्लाईवुड हो गया, अलग अलग साइज की लकड़ियां बनाई जाती है, फिर उसको फर्नीचर में कन्वर्ट किया जाता है। अभी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आप देख लो, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उसी के अंदर है, रॉ मटेरियल लेगा, उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा, फिर हम तक पहुंचाएगा। माइनिंग का भी सेम काम है, कोल हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब माइनिंग होता है, निकलता है, फिर वो ज्वेलर्स अलग अलग डिजाइन में उसे शेप देते, फिर हम लेते हैं। इंश्योरेंस भी हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, इंश्योरेंस भी इनडायरेक्टली ही हम यूज करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल थे। अभी हम बात करते हैं केस स्टडी की, जो कि सीमेंस, आप में से हो सकता है कई लोगों ने इसका नाम ना सुना हो, सीमेंस। बेसिकली ये केस स्टडी भी इसी बेस पे है। कुछ केस स्टडी क्या थी कि सीमेंस अमेरिका की एक बहुत बड़ी ब्रांड है, जो बेसिकली इंजीनियरिंग काम पे ज्यादा फोकस करती है, यानी अलग अलग तरीके के इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स बनाती है बहुत अलग अलग तरीके से। सीमेंस एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी थी, लेकिन ऑलमोस्ट 2007 के आसपास की बात है, सीमेंस ने ये एनालाइज किया कि उसका इतना पावरफुल होने के बाद भी उसकी ब्रांड वैल्यू एक भी नहीं थी। वो जो भी थी उस टाइम पे वो अपने इंजीनियरिंग वर्क की वजह से थी। सीमेंस की पर्सनल गुडविल कुछ भी नहीं थी। क्यों नहीं थी पर्सनल गुडविल? क्योंकि सीमेंस ने कभी एडवर्टीजमेंट की ही नहीं, कंज्यूमर से कभी वो जुड़ा ही नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सीमेंस की कि वो कंज्यूमर से कभी जुड़ ही नहीं पाया। इसी वजह से आज भी बहुत सारे लोगों को नाम नहीं पता सीमेंस की। हालांकि अमेरिका में बहुत सक्सेसफुल कंपनी है और आज ये हर एक कंज्यूमर के दिमाग में बैठी हुई है चीजें, क्योंकि अल्टीमेटली सीमेंस जो है वो B2B में ही काम कर रहा था, कभी डायरेक्ट कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाया, इसीलिए कंज्यूमर इसे जानता भी नहीं था। लेकिन कंज्यूमर का जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट बायर हमारा कौन है? कंज्यूमर है ना। तो कंज्यूमर ही डिसाइड करेगा ना कि वो कौन सा प्रोडक्ट लेना चाह रहा है, कौन सा नहीं। उसके वजह से ही पूरी प्रोडक्शन जो लाइन है वो इफेक्ट होगी। तो सीमेंस ने क्या किया, सीमेंस ने ये चीजों के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, और जब उसने एनालिसिस किया तो उसे समझ में आया कि हाँ, उसके साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उससे कोई जानता ही नहीं। लार्जेस्ट इंजीनियरिंग कंपनी होने के बाद, लार्जेस्ट मार्केट शेयर लेने के बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स में इससे कोई नहीं जानता था। तो सीमेंस ने क्या किया, एक कैंपेन लॉन्च किया
जिस कैंपेन का नाम ही उसने रखा आंसर्स। क्या नाम रखा उसका? आंसर्स। अब बेसिकली उसमें यह किया गया कि उसने अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट करके क्वेश्चंस पूछे लोगों से कि बताइए हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं, और जो सही जवाब देगा उसे कुछ ना कुछ प्राइज पे ऐसा रखा गया। तो इससे सीमेंस जो है वो लोगों के दिमाग में आया, लोगों ने सर्च करना स्टार्ट किया सीमेंस को कि अरे अच्छा ये इस पे काम करे, इस पे काम करे, प्राइज मिलेगा। तो लोगों ने सर्च करना स्टार्ट किया और सीमेंस के बारे में जानना स्टार्ट किया वहां पे कि अच्छा ये प्रोडक्ट ऐसा बना रही, ये प्रोडक्ट भी बना रही, वो प्रोडक्ट भी बना रही। इससे क्या हुआ, इस कैंपेन से सीमेंस को सब जानने लगे कि बेसिकली सीमेंस क्या बना रही है। उसके बाद उसने क्या किया, सीमेंस ने बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट के थ्रू इमोशनली कंज्यूमर से जुड़ गई। और आज की डेट में हर एक कंज्यूमर, अमेरिकन कंज्यूमर्स के दिमाग पे सीमेंस जो है वो अच्छे से फिट बैठा हुआ है। तो आज इसकी वैल्यू भी बढ़ गई अपने आप। आज इसके प्रोडक्ट्स की वैल्यू अच्छी है, उसकी प्राइसिंग अच्छी है, रिवेन्यू बढ़ रहा है अच्छा खासा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर से सीमेंस जुड़ चुका है। तो अब कोई भी कंज्यूमर जो प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है वो सीमेंस की। तो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन सीमेंस के प्रोडक्ट नहीं भी ले रही थी, अब उनको भी सीमेंस के प्रोडक्ट लेने पड़ रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड है वहां पे। विंड मिल वगैरह सारा कुछ वहां पे ही बनाती सीमेंस जो है। इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी वाले सारे इक्विपमेंट्स, ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े विंड मिल्स हो गया, सोलर पैनल्स वगैरह से रिलेटेड सारी चीजें हो गई, बहुत कुछ बनाती है। इसके बारे में आप सर्च कर लेना। क्लियर? अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं हर्डल्स इन B2B, यानी कि क्या क्या दिक्कतें यानी रुकावटें होती हैं B2B में। तो सबसे पहले मैं बात करूं, देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर इंटरफेरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। क्या बोल रहा है यहाँ पे? बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर इंटरफेरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, वो आता है एक इंटरफेरेंस बनाने का, यानी कि मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट से जुड़ने का। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से जब जुड़ता है ना, तो वहां पे मार्केटिंग और सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर हमें चाहिए ना, तो बेवकूफ बनाने वाले नहीं चाहिए। बेसिकली देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, जब B2C की बात आती है तो B2C में क्या होता है कि सेल्समैन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों ने कुछ भी झूठे वादे दिए, कुछ भी दिए और कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट को बेच दिया। तो बेच देते हैं कुछ भी करके, उससे कंपनी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे B2B में मार्केटिंग और सेल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छा एक्सपीरियंस मार्केटिंग मैनेजर होना चाहिए, एक प्रॉपर एक्सपीरियंस सेल्स मैनेजर होना चाहिए जो प्रॉपर कन्विंस कर पाए एक दूसरे बिजनेसमैन को। क्योंकि पहला जो एक्शन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, मार्केटिंग और सेल्स के थ्रू जब हम जाते हैं B2B में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है कंपनियों को। दूसरी प्रॉब्लम आती है बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर इनोवेशन मार्केटिंग इंटरफेरेंस। यहाँ पे इनोवेशन की बहुत जरूरत होती है। हमें पता है कि आज के टाइम पे इतना तेजी से टाइम बढ़ रहा है कि नए नए इनोवेशन टेक्निक्स आते जा रहे हैं। तो B2B में ये इनोवेशन मार्केटिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। किस तरीके से आप दूसरे बिजनेसमैन को अप्रोच करो नए नए इनोवेशन टेक्निक से, ताकि वो कन्विंस हो जाए आपसे जुड़ने के लिए, क्योंकि एक बार जुड़ेगा तो फिर हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। थर्ड पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग एंड लिवरेजिंग मोर ग्रैनुअल कस्टमर एंड मार्केट नॉलेज, यानी कि यहाँ पे मार्केट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। भले ही आप B2B में हो, लेकिन अल्टीमेटली एंड बायर कौन है आपके उस प्रोडक्ट का, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप दूसरे बिजनेसमैन को कन्विंस कर पाओ कि आप जो भी प्रोडक्ट उसे सेल करना चाह रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाह रहे हो, वो कितना जरूरी है एंड बायर तक के लिए। अब हम थोड़ा सा देखते हैं प्रैक्टिस साइट्स फॉर B2B, यानी कि बेसिकली हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे होनी भी चाहिए। तो पहला बोल रहा है यहाँ पे, देखिए पहला पॉइंट, डेमोन्स्ट्रेटिंग मार्केटिंग कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस परफॉर्मेंस। क्या बोल रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिंग मार्केटिंग कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस परफॉर्मेंस, यानी कि मार्केटिंग को डेमोन्स्ट्रेट आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? कि कहीं ना कहीं पे अगर आपको B2B में सक्सेस होना है, बिजनेस टू बिजनेस में आपको सक्सेस होना है, तो आपका कंट्रीब्यूशन इतना अच्छा होना चाहिए, इतना डेमोन्स्ट्रेटेबल होना चाहिए कि जब आप सामने वाले बिजनेस को कन्विंस करने जाओ तो आपने अपना पूरा बिजनेस डेमोन्स्ट्रेट करना है। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, पूरा का पूरा डेमो आप दिखा पाओ उसको, ताकि जो दूसरा बिजनेसमैन है उसके दिमाग में वो चीजें क्लियर हो जाए कि जो भी प्रोडक्ट वो खरीदने जा रहा है, वॉट एवर प्रोडक्ट ही विल बी गोइंग टू बाय इज गुड इनफ फॉर द कस्टमर्स और फॉर द इन बायर। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? इंगेजिंग मोर डीपली विथ कस्टमर्स एंड कस्टमर। यहाँ पे बात समझ में आ रही? यानी कि आपके कस्टमर कौन हो गए? आपके कस्टमर हो गए दूसरा बिजनेसमैन। बात समझ में आ रही है? आपके कस्टमर हो गए दूसरा बिजनेसमैन, और कस्टमर यानी उसका भी कस्टमर, यानी आप जिसको प्रोडक्ट बेचोगे वो जिसे प्रोडक्ट बेचेगा, तो वो हो गया एंड बायर। तो उसको भी आपको समझना है,
सॉरी, और दूसरे कस्टमर को भी आपको समझना है, यानी दोनों को ही आपको समझना है, तब जाके आप प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाओगे। थर्ड पॉइंट बोल रहा फाइंडिंग द राइट मिक्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग एक्टिविटी, यानी कि आपको हर तरीके से यानी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग एक्टिविटीज को समझना पड़ेगा। सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग एक्टिविटी का मतलब जब बिजनेस डायरेक्ट प्रमोशन करती है, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग एक्टिविटीज का मतलब अलग अलग तरीकों से। जैसे अमूल क्या कर रहा है, अमूल सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग कर रहा है ना, क्योंकि वो किसी भी एडवर्टीजमेंट पे सिर्फ अमूल का ही नाम दे रहा है। तो आज कोई भी प्रोडक्ट, अमूल का चॉकलेट, अमूल की आइसक्रीम, अमूल का मिल्क, अमूल का चीज, अमूल का बटर, अमूल का घी, वो अमूल को प्रमोशन कर रहा है, अमूल को प्रमोट कर रहा है, और ऑटोमेटिक उसके सारे प्रोडक्ट प्रमोट होते चले जा रहे हैं। तो ये सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग के भी थोड़ा सा अंदर आ जाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है बेसिकली अलग अलग टेक्निक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिजनेस टू बिजनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी मार्केटिंग की जरूरत होती है। इंटेल क्या कर रहा है, क्या हमने डायरेक्ट कभी इंटेल का प्रोडक्ट लिया? नहीं। आज जो भी हम सीपीयू खरीद रहे हैं, जो भी लैपटॉप वगैरह ले रहे हैं, उसमें ऑलरेडी इंटेल होता है, यानी इंटेल जो अपना बिजनेस कर रहा है वो B2B में कर रहा है, लेकिन फिर भी वो टीवी में प्रमोट कर रहा है अपने आप को। क्यों? ताकि वो हमसे जुड़ा रहे, ताकि कोई भी प्रोसेसर बनाने वाली नई कंपनी भी आए मार्केट में तो मार्केट में एग्जिस्ट ना कर पाए, क्योंकि कंज्यूमर को अब क्या चाहिए, इंटेल ही चाहिए। भले हम डायरेक्ट उससे नहीं ले रहे, लेकिन जो भी हम लैपटॉप या प्रोडक्ट, लैपटॉप के अलावा आप कंप्यूटर ले रहे हो, उसमें हमें इंटेल का ही प्रोसेसर चाहिए। आज हम थोड़ा सा इमोशनली जुड़ चुके हैं उससे। फोर्थ पॉइंट बोल रहा फाइंडिंग एंड ग्रूमिंग मार्केटिंग टैलेंट एंड कॉम्पिटेंसीज। इसका मतलब मार्केटिंग टैलेंट हमें नया नया निकाल के लाना है, मार्केटिंग में ट्रिक्स नई नई लानी है, कितने अच्छे तरीके से मार्केटिंग को आप ग्लोरीफाई कर सकते हो। तो अल्टीमेटली मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है B2B में भी, इसीलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अल्टीमेटली आपको ना नई नई, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट नहीं होता। यस, इट इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग, बट इसके अंदर नए नए ऑफर्स, आपके कस्टमर से रिलेटेड जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कितना क्वालिटी आप दे रहे हो, कितना क्वांटिटी आप दे रहे हो, कितना स्पीड अप आप कर रहे हो, कितना पैकेजिंग ट्रिक आपकी क्या है, कहाँ से आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, ये सारा कुछ मार्केटिंग के अंदर आता है। तो अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन B2B एंड B2C। बहुत आसान है, थोड़ा सा बिल्कुल आराम से समझिएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोनों में डिफरेंस में। जैसे पहला जो डिफरेंस बोल रहा फ्यूअर लार्जर बायर्स, इसका मतलब क्या हो गया कि B2B जो होता है, ये जितने भी पॉइंट्स आएंगे सारे B2B के लिए आएंगे, इसका अपोजिट हम B2C में जाएंगे। तो B2B में जो इसके बायर्स होते हैं बेसिकली वो कम होते हैं, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, सीधा सा मतलब समझिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि हम एक दो लोगों से सामान खरीद रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि करोड़ों लोगों से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। नॉट फ्यूअर नॉट लार्जर। तो B2B में फ्यूअर लार्जर बायर का मतलब ये हो गया कि थोड़ा से ज्यादा, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा कम। ये बायर्स होते हैं हमारे B2B में। लेकिन B2C में क्या होते हैं, फ्यूअर नहीं, मेनी बायर्स, लार्जर बायर्स होते हैं B2C में। बिजनेस टू कंज्यूमर में हमारे पास बहुत सारे बायर्स होते हैं, पूरी मार्केट खाली पड़ी होती है हमें सामान बेचने के लिए। लेकिन बिजनेस टू बिजनेस में ऐसा नहीं होता, इतना बड़ा मार्केट हमारे पास नहीं होता प्रोडक्ट खरीदने के लिए, बहुत लिमिटेड मार्केट होता है। इतना भी लिमिटेड नहीं, बट हाँ लिमिटेड मार्केट होता है। सेकंड है क्लोज सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप। इसका मतलब जितने भी हमारे सप्लायर्स, यानी कि बेसिकली जो हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं B2B में, वो सप्लायर्स जो होते हैं कम होते हैं लेकिन क्लोज होते हैं, और कस्टमर रिलेशनशिप हमारी ज़्यादा अच्छी होती है। यानी कि जिससे भी हम बिजनेस B2B में जिससे भी हम जुड़ रहे हैं, है ना, B2B के अंदर, तो क्लोज होते हैं वो, और रिलेशनशिप एक अच्छा होता है हमारा उनके साथ में। लेकिन B2B में इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता। प्रोडक्ट आपने सेल कर दिया, कंपनी सबको कॉल बार बार नहीं करेगी, बार बार रिमाइंड नहीं करवाएगी। हालांकि आज कस्टमर केयर सर्विसेज के थ्रू बहुत चीजें की जा रही कोशिश, बट स्टिल उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पाता कस्टमर से जितना B2B में बनता है। थर्ड पॉइंट है प्रोफेशनल परचेजिंग। अब प्रोफेशनल परचेजिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो भी परचेजिंग होती है वो प्रोफेशनली होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने बोला हाँ फोन करके हाँ भाई साहब ये भेज दीजिए, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर आप वहाँ पे कोट मंगाओगे, कोटेशंस मंगवाओगे, उसे देखोगे, प्राइस कंपेयर करोगे दूसरी कंपनियों से, फिर जाके आप ऑर्डर दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बल्क में बाय कर रहे हो, बल्क बाइंग कर रहे हो ना। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे अगर 10 पैसे का भी अगर डिफरेंस निकला दो कंपनियों में, तो आगे जाके लाखों करोड़ों रुपए के डिफरेंस में चेंज हो जाता है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। फिर मल्टीपल बाइंग इन्फ्लुएंसेस। इसका मतलब क्या हो गया, अलग अलग तरीके के बाइंग ऑप्शंस होते हैं हमारे। हम कई तरीके से, ऑनलाइन भी आप ऑर्डर दे सकते हो, ऑफलाइन भी ऑर्डर दे सकते हो, डायरेक्ट मीट कर सकते हो,
अपने सेल्स ऑफिसर को भी भेज सकते हो, कर सकते हो। B2B में क्या, B2B में इतने तरीके नहीं होते। B2B में तो आज यही है कि डायरेक्ट आप ऑनलाइन या बाय कर लो या जाके किराने की दुकान से या जो भी शॉपिंग मॉल वगैरह है वहाँ से जाके आप खरीद लो प्रोडक्ट, तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। लेकिन B2B में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बाय करने के। मल्टीपल सेल्स कॉल, इसका मतलब क्या हो गया कि B2B में पहले सेल क्रैक करने के लिए बहुत कॉल्स करनी होती हैं। एक बार जुड़ गया कस्टमर फिर बार बार आपको कॉल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन B2C में क्या है, बहुत ज़्यादा भी सेल कॉल नहीं करनी पड़ती, बहुत कम भी नहीं। कस्टमर को रैंडमली हम कॉल करते रहते हैं डेटाबेस मंगवा के, और इसके थ्रू जो है वो सारी चीज़ें हम यूज करते हैं। डिराइव्ड डिमांड, अब डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे डिराइव्ड डिमांड में आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि जो डिमांड होती है बिजनेस गुड्स की वो अल्टीमेटली क्या होती है, डिराइव्ड ही होती है। किससे, कंज्यूमर गुड्स से। तो अल्टीमेटली हमें ध्यान देना है कि हमारा जो एंड कंज्यूमर है वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, तो ये बिजनेसमैन भी हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा ही खरीदेगा। नेक्स्ट है हमारा इनइलास्टिक डिमांड। अब इनइलास्टिक डिमांड में क्या बोल रहा है, द टोटल डिमांड फॉर मेनी बिजनेस गुड्स एंड सर्विस इज इनइलास्टिक। सीधी सी बात है कि बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस की जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। कैसे, अब बात समझिएगा। B2B में अगर मैं शू का एग्जांपल लूं, तो जूते के लिए लेदर अगर हम लेंगे तो लेदर के प्राइस में अगर थोड़ा बहुत चेंज होगा तो उसके परचेजिंग बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि जितने जूते बनाने हैं उतने ही हमने बनाने हैं, है ना। लेदर सस्ता हो गया तो भी उतने ही बनाने, महंगा हो गया तो भी उतने ही बनाने हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो डिमांड इनइलास्टिक होती है। फ्लैक्चुएटिंग डिमांड, फ्लैक्चुएटिंग डिमांड का मतलब क्या हो गया कि गुड्स और सर्विस जो होती हैं वो वॉलेटाइल होती है ना, कि टाइम के साथ साथ में वो चेंज भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप एक बार फिक्स हो गए तो फिक्स हो गए, डिमांड फ्लैक्चुएट होती रहती है। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, टेस्ट और प्रेफरेंस कंज्यूमर के बदल रहे हैं, तो वहाँ पे डिमांड आपकी फ्लैक्चुएट हो सकती है। जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड बायर्स, यानी कि यहाँ पे अब आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके जो बायर्स हैं वो जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड है कि नहीं। जैसे कि चाइना ने अपनी अलग अलग सिटी बना दी है ना, कि अलग अलग सिटी में अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है। इसी तरीके से अमेरिका भी ऐसे कर रही है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। जैसे मान लीजिए ऑटोमोबाइल्स के लिए, तो ऑटोमोबाइल्स के लिए डेट्रॉयट एक सिटी है अमेरिका के अंदर, वहाँ पे वो क्या कर रही है, पूरा जितना भी रॉ मटेरियल है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सब वहाँ पे ही है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, जियोग्राफिकली बायर्स को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन B2C में ऐसा नहीं है। B2C में तो पूरी मार्केट उनकी होती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने हालांकि ऊपर कुछ पॉइंट बताया, वहाँ पे B2B मैंने बताया, B2C नहीं बताया। तो एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे कि प्रोफेशनल परचेजिंग की बात है, प्रोफेशनल परचेजिंग B2B में तो मैंने समझाया आपको। B2C का मतलब यहाँ पे कोई प्रोफेशनल परचेजिंग नहीं होती, अपने हिसाब से लोग सामान खरीदते हैं। मल्टीपल बाइंग इन्फ्लुएंसेस नहीं होते B2C में, ठीक है। B2C में कस्टमर का जहाँ मन वो ले लेता है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता कस्टमर को। मल्टीपल सेल्स कॉल यहाँ पे ठीक है, समझाया था मैंने अभी। डिराइव्ड डिमांड का मतलब कस्टमर जो होता है वो डिराइव्ड डिमांड पे नहीं फोकस करता है, क्योंकि डायरेक्ट वो कस्टमर को ही लेना है, उसने थोड़ी किसी को और यूज करने के लिए देना है कि उसकी डिमांड चेंज होने वाली है। इनइलास्टिक डिमांड में कस्टमर को बहुत फर्क पड़ने वाला है। B2B में तो ठीक है, आपका प्राइस चेंज होगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन B2C में कस्टमर को बहुत फर्क पड़ेगा। अगर प्राइस में चेंजेस आए वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ढूंढ लेगा। फ्लैक्चुएटिंग डिमांड, यहाँ पे डिमांड कस्टमर की फ्लैक्चुएट नहीं होती, उसे जो नीड होती है वो वही बाय करता है। जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड बायर्स नहीं होते B2C में, B2B में होते हैं। B2C में नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पे पूरी दुनिया में लोग रहते हैं और वो चीज़ें हर जगह डिमांड पहुँच जाती है लॉजिस्टिक्स के हेल्प से। डायरेक्ट परचेजिंग, B2B में क्या होता है, डायरेक्ट परचेजिंग होती है, डायरेक्ट हम कंपनियों से प्रोडक्ट खरीदते हैं। लेकिन B2C में ऐसा नहीं होता है। वेयर हाउस जो है वो आपकी जोनल ऑफिस में भेजेंगे, जोनल ऑफिस से आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आएगा, फिर होलसेलर के पास आएगा, एजेंसी वालों के पास जाएगा, कस्टमर, रिटेलर, बहुत सारे लोग होते हैं, फिर जाके डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचता है। तो डायरेक्ट परचेजिंग का भी रोल होता है। अब थोड़ा सा हम बाइंग सिचुएशन की बात करते हैं B2B के अंदर, यानी कि ये बाइंग बिहेवियर अगर हम देखेंगे तो बाइंग बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग के अंदर हम बाइंग सिचुएशन को अगर समझेंगे तो 3 बाइंग सिचुएशन होती है। एक होती है स्ट्रेट रीबाय, दूसरा होता है मॉडिफाई रीबाय, तीसरा होता है न्यू टास्क। सबसे इजी होता है हमारे स्ट्रेट रीबाय। स्ट्रेट रीबाय का मतलब क्या होगा, एक बार हम जुड़े हुए हैं किसी कंपनी से, जैसे मान लीजिए कि जो फोर्ड है, फोर्ड जो है जनरली अपने कार पे गुड ईयर्स के टायर लगाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गुड ईयर्स का एक कस्टमर रेडी है, गुड ईयर्स को पता है उसको प्रोडक्ट बना के किसने बेचना है सबसे ज्यादा, तो उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है कि उसके लिए वो प्रॉपर एक एनुअल बेसिस पे चीजों को रेडी करके सेल आउट कर रहा है। और फोर्ड वाले को भी ज्यादा टेंशन नहीं, वो स्ट्रेटली गुड ईयर्स से प्रोडक्ट खरीद रहा है, अपने कार पे फिट करके बेच रहा है। तो ये स्ट्रेट रिबाय हुआ, यानी कि यहाँ पे फिक्स हो गया गुड ईयर के लिए भी कि हाँ एनुअली इतने टायर्स उसके बिकने ही बिकने हैं। फिर है मॉडिफाइड रिबाय। मॉडिफाइड रिबाय क्या होता है, मॉडिफाइड रिबाय में होता है जब कभी कभी हमारी बाइंग ऑप्शन बदल जाती हैं।
मतलब हो सकता है कि हाँ मार्केट में दूसरा कोई अच्छा ऑप्शन आ गया है, जैसे गुडियर्स की जगह हम एमआरएफ भी ले सकते हैं, सीएट भी ले सकते हैं, तो अच्छे ऑप्शंस हैं। तो वहाँ पे हम कभी गुडियर्स लेते हैं, मारुति अक्सर ऐसे करती है। मारुति के कुछ ब्रांड्स में आपको गुडियर मिलेगा, कुछ ब्रांड्स में आपको एमआरएफ मिलेगा, कुछ ब्रांड्स में आपको सीएट मिलेगा। जनरली मारुति ऐसे करती है। तो मॉडिफाई भी बाई है कि कभी इससे लेगी, कभी उससे लेगी, कभी उससे लेगी, अलग अलग लोगों से। फिर है न्यू टास्क। ये सबसे टफ बाइंग सिचुएशन होती है न्यू टास्क। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें नए ऑफिसेस, नई कंपनी, नए सिक्योरिटी सिस्टम्स ये फाइंड आउट करना होता है, और ये फाइंड आउट करके उन्हें अप्रोच करना पड़ता है। ये अप्रोच करके उन्हें अपना कस्टमर बनाना, ताकि वो हमेशा लाइफ टाइम हमारे कस्टमर बने रहे, ये एक बहुत टफ टास्क होता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है एम्प्लॉयज को। हाँ, लेकिन एक बार न्यू टास्क से आपने किसी भी बिजनेस को अपने तरफ खींच लिया, जुड़ गए आप उस बिजनेस से, तो फिर वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रेट रीबाय में। यानी कि उसने मेहनत की, एक बार न्यू टास्क के थ्रू उस कस्टमर को बनाया, उसके बाद आगे आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स का काम होता है कि वो डायरेक्ट उन्हें रीबाय पे कन्वर्ट करे, स्ट्रेट रीबाय पे, और आगे चल के वो सीधा सीधा प्रोडक्ट पर खरीदते ही जाए। ठीक है। अब लास्ट केस स्टडी है ओरेकल की। हालांकि ये बहुत बड़ी केस स्टडी नहीं, छोटी सी सिचुएशन थी यहाँ पे। ओरेकल, आप सबको पता होगा ओरेकल क्या है। ओरेकल एक बेसिकली मार्केट लीडर है। किसमें? आपके सर्विसेज में मार्केट लीडर था। किस सर्विस में? सॉफ्टवेयर की सर्विस पे। सॉफ्टवेयर ओरेकल प्रोवाइड करता था एक टाइम पे, है ना। हालांकि ओरेकल जो है वो अपने सर्वर्स के लिए बहुत फेमस था, और बहुत सारी कंट्रीज पे ऑलरेडी जो ओरेकल था वो पहुंच चुका था। लेकिन ओरेकल भी एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था, वो ये था कि ओरेकल के पास आ रहे थे कस्टमर, तो उनकी सिर्फ सॉफ्टवेयर की नीड पूरी हो रही थी, हार्डवेयर की नीड पूरी नहीं हो रही थी। इसके अलावा कुछ मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो नहीं बना पा रहा था, वो सिर्फ कुछ सर्वर सॉफ्टवेयर ही बना रहा था, जिसकी वजह से ओरेकल का नाम तो अच्छा था, मार्केट में लीडर भी था वो, लेकिन बहुत सारी मार्केट उससे छूट रही थी, जिसकी वजह से वो लोग आईबीएम के पास जा रहे थे और टीसीएस के पास जा रहे थे। ओरेकल को लोग छोड़ रहे थे, तो टीसीएस और आईबीएम सारी फैसिलिटी दे रहा था। तो ओरेकल ने क्या किया? ओरेकल ने बोला अब हम मार्केट को पूरा कैप्चर करेंगे, और ओरेकल ने भी प्रॉपरली क्या किया, उस टाइम के बाद लगभग 56 कंपनियों को कंटिन्यूअस खरीदा। खुद ने नहीं बनाया, उसने क्या किया? B2B। समझ में आ रही बात? यहाँ पे B2B कहाँ यूज हुआ? ओरेकल ने 56 कंपनियों को बाय किया, खरीदा उन्हें, और उसके बाद जितने भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर जितनी भी सर्विसेज हैं, सब देना स्टार्ट हुआ। इसके बाद हुआ क्या? ओरेकल की रिवेन्यू जस्ट डबल होगी, ऑलमोस्ट $12 बिलियन होती थी उनकी रिवेन्यू, तो एकदम सडन $24 बिलियन 1 से 2 साल के अंदर उनकी रिवेन्यू जो है वो कन्वर्ट हो गई। उनकी सेल्स बढ़ी, सप्लाई चेन बढ़ी, उनका नाम अच्छा हुआ, और उनके पास जो कस्टमर आते थे उनको सारी फैसिलिटी, सारे सॉफ्टवेयर, सारे हार्डवेयर, सारे इक्विपमेंट्स उनको मिलने लगे। यानी कि यहाँ पे ओरेकल ने क्या किया? यहाँ पे भी ओरेकल ने B2B का ही यूज किया, बिजनेस से बिजनेस को खरीदा, और उसके बाद डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया। तो आई होप आपको ये वाली केस स्टडी भी समझ में आई होगी। आपको डिटेल में देखना है तो आप देखो, ये तो जनरली मैंने केस स्टडी डिस्कस की सिर्फ और सिर्फ आपके टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें सारी चीजें पसंद आई होंगी। अगर आपको कुछ नया इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने MBA और BBA के स्टूडेंट्स को भी शेयर करिए, ताकि वो पढ़ें और इस टॉपिक को क्लियर कर पाएँ इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस खुल नहीं रहे हैं, तो एटलीस्ट ऑनलाइन ही स्टडी करें। और बेसिकली मैं ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूँ, तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं पर्सनल क्लासेस प्रोवाइड करवाता हूँ MBA और BBA के स्टूडेंट्स को, सारे सब्जेक्ट्स पे, चाहे वो फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, HR हो, एनी सब्जेक्ट रिलेटेड MBA और BBA। So thanks for watching this video.